arrange some water. Stop it. हाँ अर्पण कुमार जी, मुझे सुन पा रहे हैं? दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं। अर्पण कुमार जी, सुन पा रहे हैं मुझे? कोई इशारे कीजिए अगर हमारी आवाज़। प्रिय दोस्तों, असम से मैं उदय भानु पांडे आप सभी लोगों को प्रणाम करता हूं। पिछली बार जनवरी में आप लोगों के सामने मैं अपने पहले हिंदी उपन्यास बिरहातुल सुल्तान को लेकर उपस्थित हुआ था। आज मैं अपने दूसरे हिंदी उपन्यास बनानी और उसकी रचना प्रक्रिया पर कुछ कहना चाहूँगा और उसके बाद उपन्यास के कुछ चुनिंदा अंशों का पाठ करना चाहूँगा। ये बनानी उपन्यास 2004 में हिंदी बुक सेंटर दिल्ली से प्रकाशित हुआ था और इसकी काफ़ी चर्चा भी हुई थी। अब मैं उस चीज़ के बारे में कहना चाहता हूँ कि किसी साहित्यिक कृति के सृजन में कितनी जटिलताएं होती हैं और किस तरह जैसे राह से राह निकलती है, एक कृति से दूसरी कृति का जन्म होता है। ये बात सुनने में अजीब लग सकती है, किंतु सत्य है कि उपन्यास अथवा कहानी के कुछ पात्र भी आपसे अपने बारे में कुछ लिखवा लेते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि किसी कथा वस्तु को विस्तार में ले जाने के लिए किसी अतिरिक्त सृजन की आवश्यकता पड़ जाए और आप उससे आगे भी लिखें। अंग्रेजी साहित्य के विद्यार्थी होने के कारण अंग्रेजी साहित्य के विद्यार्थी होने के बावजूद मैं आधुनिक, उत्तर आधुनिक और अन्य आंदोलनों, शिल्पों और विधाओं के आकर्षण में नहीं फंसा। मेरा ये मानना है कि किसी भी कहानीकार और उपन्यासकार के लिए पहली शर्त ये है या ये होनी चाहिए कि वो कथाकार यानी किस्सा गो का धर्म निभाए। अपने पहले उपन्यास बिरहातुल सुल्तान को मैंने रोमांस कहा और हिंदी के अधिकांश पाठक उसे एक रूमानी कृति मान बैठे। ये बात भी कुछ आश्चर्यजनक लगती है कि कभी कभी कोई रचना बहुत सेंटिमेंटल, बल्कि सेंटिमेंटलिटी से भरपूर, बहुत रूमानी लगती है, लेकिन वास्तव में वो रूमानी ना हो। मेरे दोनों उपन्यास बिरहातुल सुल्तान और बनानी दोनों इसी श्रेणी में आते हैं। जब मैं BA ऑनर्स के विद्यार्थियों को शेक्सपियर की रोमांटिक कॉमेडी द मर्चेंट ऑफ वेनिस पढ़ा रहा था तो मैंने महसूस किया कि इसमें एक से अधिक कथा वस्तुएं हैं, कई थीम्स हैं और दिनमान में एक बार रघुवीर सहाय का एक आलेख था कि सारे कम्युनिस्ट देशों में
शेक्सपियर के नाटकों को बैन कर दिया गया था, और उन नाटकों का यही दोष था कि वो रोमांटिक थे। लेकिन चीन एक ऐसा देश था जिसने सारे नाटकों को बैन किया शेक्सपियर के, लेकिन उनके द मर्चेंट ऑफ वेनिस को बैन नहीं किया। और जब अंग्रेजी साहित्य के क्रिटिसिज्म को मैंने खंगाला तो मैंने ये पाया कि मर्चेंट ऑफ वेनिस की कथा वस्तु में सब प्रमुख मुद्दा मनुष्य की अर्थ पिपासा और संपत्ति के प्रति उसका दृष्टिकोण है। तो बिरहातु सुल्तान लिखने के बाद ये बात मैंने बड़ी शिद्दत के साथ महसूस की कि यदि स्निग्धा की माँ अर्थ संग्रह की अकाल महत्वाकांक्षा से ग्रस्त न होती तो स्निग्धा और संजय के लिए जीवन नरक तुल्य न बनता। मेरे कई बंगाली मित्रों ने अंतिम अध्याय से अपनी निराशा जताई। उनका कहना था कि संजय जैसे पात्र को ट्रेन के टॉयलेट में बंद कर देना किसी लेखक का हृदयहीन व्यवहार है। सौम्या के व्यक्तित्व में जो तिरछापन है या उसकी परिपीड़क ग्रंथि को विस्तार में ना दिखाना भी एक भूल थी। तो बिरहातु सुल्तान की प्रतिक्रिया में कुछ बड़े ही प्रबुद्ध पाठकों ने मुझसे बात कही। फिर मैंने 94-95 में बनानी की रूपरेखा तैयार की। मैं इन प्रश्नों से बराबर 2-4 होता रहा। मैंने सोचा कि मैं एक ऐसा उपन्यास लिखूंगा जो बिरहातु सुल्तान की उत्तर कथा सीक्वल भी हो और उससे स्वतंत्र एक पूरा उपन्यास भी। इसीलिए मैंने बनानी में नए पात्र लिए और बिरहातु सुल्तान के मुख्य चरित्रों को भी नए उपन्यास में समेटा। तब एक बात और मेरे दिमाग में आई। भारत के पूर्वोत्तर पर 1 या 2 उपन्यासों को छोड़कर तब तक, मेरा मतलब है कि 90 के 90 दशक में, गत सदी के 90 दशक में कोई उपन्यास नहीं लिखा गया था। शायद दूरबा नाम का उपन्यास किसी लेखक का था और ब्रह्मपुत्र नाम का उपन्यास था। इसके अतिरिक्त मुझे नहीं लगता कि असम पर या पूर्वोत्तर भारत पर किसी हिंदी लेखक ने कोई उपन्यास लिखा हो। तो जब मैंने नए उपन्यास की रूपरेखा बनाई तो मैंने बिरहातु सुल्तान का लोकेल एकदम बदल दिया और उसको पूर्वोत्तर भारत का लोकेल बनाया। अस्तु बनानी में सब कुछ पूर्वोत्तर भारत में ही घटता है और तत्कालीन उत्तर भारत की जटिल राजनीतिक और आर्थिक परिस्थितियों से भी उपन्यास 2-4 होता है। सौम्या के माध्यम से इस देश के पूर्वोत्तर भारत के लोगों की सरलता का तथाकथित मेनलैंड से आए सौम्या जैसे चरित्रों के साथ टकराव भी स्वतः स्फूर्त ढंग से एक कथावस्तु बनकर आया। एक और बात मैं आपको विश्वास में लेकर कहना चाहता हूँ। 1990 में मैं भावात्मक स्तर पर इस बात को लेकर बहुत विचलित हो जाता था कि कोई व्यक्ति जब बुढ़ा हो जाता है तो कैसा दिखता है। और फिर संजीव कुमार की 2 फिल्में मैंने देखी, मौसम और आंधी, और ये महसूस किया कि मध्य वय के पुरुष भी सुंदर हो सकते हैं। किसी पुरुष के जीवन में यदि दूसरा प्रेम आए या आ थमके तो वहाँ कैसी स्थिति होगी। मैंने उसी समय चल रहे सीरियल दिल अपना और प्रीत पराई में तलत अजीज को एक प्रौढ़ वय के प्रेमिक के रूप में देखा। जब मैंने कई प्रबुद्ध और युवा स्त्रियों से पूछा, मुझे बताया गया कि स्त्रियां अपने प्रेमिकों के प्रौढ़ वय को कोई कमी नहीं मानती। यहाँ एक समस्या ये थी कि बनानी, जो बनानी उपन्यास की नायिका है,
संजय की पुत्री के बराबर थी और उसके पिता संजय के घनिष्ठ मित्रों में से थे, बल्कि ये कहना अधिक उचित होगा कि वो संजय के अकेले मित्र थे। और उस समय पूर्वोत्तर भारत में एक से अधिक संत्रासवादी संगठन थे जो स्त्रियों से बहुत आदरपूर्वक ये आग्रह करते थे कि दीदी बाल मत कटाइएगा। नारी की पवित्रता से छेड़छाड़ करने वाले को कठोर दंड दिया जाता था। तो इस तरह से एक लेखक का अंतर्द्वंद मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूं कि ऐसे नाजुक विषय पर कलम चलाना कितना मुश्किल होता है। अब एक बात और थी कि संजय के जीवन में जो स्त्री आएगी, संजय के जीवन में स्निग्धा आ चुकी है, जैसा कि आप लोगों ने सुना है बिरातुल सुल्तान के बाबत। तो उसके जीवन में यदि दूसरी प्रेयसी आती है तो स्निग्धा से किसी मायने में उसे 19 नहीं होना है। यहाँ 20वीं सदी के उत्तरार्ध और 21वीं सदी के प्रारंभिक काल में सेक्सुअली बोल्ड या परंपराओं से मुक्त नारी पात्र को नहीं लेना है, अन्यथा ये पात्र ये घिसा पिटा पात्र होकर मेरी कृति को दुर्बल बना डालेगा। छोटे कस्बों में मनुष्य की प्राइवेसी, व्यक्ति की एकांतता और निजता हमेशा दांव पर लगी रहती है। ऐसी परिस्थितियों में नायक का सतर्क होना स्वाभाविक था। वो स्वभाव और संस्कार से किसी ऐसी लड़की को अपना प्रेम पात्र नहीं बना सकता जो हल्के फुल्के रूमानी संबंध में विश्वास करे। बिरातुल सुल्तान का नायक संजय अब तक बहुत कुछ बदल चुका है। संजय को आपने बिरातुल सुल्तान में पाया ही, बनाने में भी उसको आना था। अब तक बहुत बदल चुका है और शिष्या बनानी का आदर प्रेम यदि उसके एकाकी त्रासदीपूर्ण व्यक्तित्व को थोड़ा सहला सके तो ये स्वाभाविक है। किंतु यहाँ प्रेम का रूप परम वैष्णव और आध्यात्मिक है। बनानी कहती है, मैं रात भर संजय अंकिल की त्रासदी के बारे में सोचती रही। वेद पुराण उपनिषद में बार बार पुरुष त्राता की बात कही गई है। देव कन्याओं, राजकुमारियों और सुंदरियों को जब जब आसुरी शक्तियां दबोचना चाहती हैं, कोई पुरुष रक्षक और त्राता बनकर आ जाता है और उन्हें बचा लेता है। मुझे लगा कि यहाँ सारी परिस्थिति विपरीत हो गई है, एकदम उल्टी। इस स्थिति में तो एक पुरुष दबोचा जा रहा है और उसका त्राता कोई पुरुष नहीं हो सकता। किसी स्त्री को अवतार लेना पड़ेगा। ऐसी स्त्री प्रेयसी भी होगी, पत्नी भी और माँ भी। किंतु ओगोमा संजय अंकिल 48 पार कर चुके हैं। बनानी उपन्यास का पृष्ठ 118। यहाँ उपन्यास ये दिखाता है कि ईश्वर की तरह प्रेम के भी अनेक रूप हैं। जब मैंने अपनी धर्म बहन डॉक्टर इंदिरा गोस्वामी, विश्रुत असमिया लेखिका मामनी रायसम गोस्वामी से इस उपन्यास की चर्चा की, उन्होंने कहा, आप अपने लेखक के धर्म का पालन करिए और जो कहना है कहिए, किंतु उग्रवादी संगठनों के प्रति बहुत कठोर शब्दों का प्रयोग करने से बचना है। इन जटिलताओं के अतिरिक्त मेरे सामने और घरेलू समस्याएं भी थीं। मेरे दोनों बच्चे गंभीर रूप से बीमार चल रहे थे और मेरी यत किंचित साहित्यिक सफलता से जल भूनकर कुछ लोगों ने अफवाहें भी फैला दी थी। किंतु इन सारी विपरीत परिस्थितियों से मैंने जूझने का हौसला रखा और उसका सदुपयोग बनानी उपन्यास के कच्चे माल के रूप में किया। मेरे दुश्मन और दोस्त लोग उन दिनों एक से बढ़कर एक शगुफे छोड़ रहे थे। जब मेरे बड़े भाई साहब स्वर्गीय पंडित हरिओम शरण पांडे को यह पता चला कि भाई मुश्किल में है तो डिफू चले आए। उन्होंने मेरे दोनों बच्चों पर्जन्या और उपांशु को संभाल लिया। बड़ी बेटी ऋचा MBBS की पढ़ाई कर रही थी और स्वस्थ थी। जब बनानी लिखना शुरू किया, कभी कभी पूरी रात आंखों में चली जाती थी और रोटरी क्लब का काम भी चल रहा था। तब मैं 50 के आसपास था और ऊर्जा का कोई अभाव नहीं था। वो युग तेजी से बदल रहा था
और आतंकवाद, भूमंडलीयकरण और मंदी की समस्या हर संवेदनशील मनुष्य को प्रभावित कर रही थी। असम के लिए वो बड़ा नाजुक समय था और घर की अर्थव्यवस्था भी लचर थी। पहले उपन्यास बिरहातु सुल्तान में मैंने एक वाक्य के अनुच्छेद में संजय के घर की आर्थिक स्थिति का एक लेखा दिया था। आई कोट, और महंगाई सुरसा के मुंह की तरह बढ़ती ही जा रही थी, आई अनकोट। किंतु बनानी में शुरू से अंत तक धन, संपत्ति, सुख की अभिलाषा और उससे उत्पन्न सारी जटिलताओं की भरपूर चर्चा है और ये चर्चा कहीं से भी आरोपित नहीं लगती। इन सारी स्थितियों का असर तो पड़ना ही था। जब मेज पर बैठे बैठे थक जाता तो लिखने के लिए मूढ़ा और चारपाई का इस्तेमाल करता। इसी बीच अपनी बच्ची की चिकित्सा के लिए उसे लेकर वेलूर, तमिलनाडु जाना पड़ा। वहाँ भी बनानी की पांडुलिपि साथ थी। जब डॉक्टर की घंटों प्रतीक्षा करनी पड़ती, मैं वहीं लिखना शुरू करता। उन दिनों में ये बात बड़ी शिद्दत से महसूस करने लगा था कि जिस तरह संयुक्त परिवार बिखर गया था, एकल परिवार भी बहुत जल्दी बिखर जाने वाला है। जब पढ़े लिखे समाज में व्यक्तिवाद और धन पिपासा चरम पर पहुंच जाए, तब त्रासदी अपरिहार्य हो जाती है। यही बिरहातु सुल्तान की नायिका स्निग्धा का पति से विच्छेद एक ऑब्जेक्टिव को रिलेटिव, उद्देश्य सह संबंधी वस्तुपरक संयोजना बनकर आ गया। मैं क्रिटिसिज्म के एक ऐसे शब्द का प्रयोग करता हूँ, मेरे प्रबुद्ध पाठक अवश्य समझ सकेंगे। स्निग्धा का अमेरिका में अपने पति से विच्छेद हो जाता है केवल इसीलिए क्योंकि वो बहुत धनी अमेरिकन स्त्री से शादी कर लेता है। तो ये घटना उस युग के उपन्यास के एक ऑब्जेक्टिव को रिलेटिव की तरह मैंने इस्तेमाल किया है। ये प्रक्रिया स्वतः ही स्फुट थी। इतिहास किसी भी कवि और लेखक की इम्बेडेड सेंसिबिलिटी, संस्कारजन्य संवेदनशीलता का निर्माण करता है। मेरे दोनों उपन्यासों बिरहातु सुल्तान और बनानी में स्निग्धा एक संपूर्ण स्त्री के रूप में उभरती है और जब केवल पैसे के लिए उसका पति कुमुद सिंह उसका परित्याग कर देता है, तब उसकी माँ ये महसूस करती है कि धन के पीछे की अंधी दौड़ मनुष्य और उसके संबंधों को तार तार कर डालेगी। धीरे धीरे ये भी स्पष्ट हो गया कि आतंकवाद के पीछे भी भौतिक सुखों की दुर्दमनीय लालसा ही काम कर रही है। उपन्यास में वास्तविक नायिका स्निग्धा की कोमल और धमाकेदार उपस्थिति को मेरे दो गुरुओं प्रोफेसर विद्यानिवास मिश्र और प्रोफेसर प्रताप सिंह ने महसूस किया। सिंह सर ने बनाने की भूमिका लिखी और ये कहा कि तुम्हारा ये उपन्यास हार्डी के द रिटर्न ऑफ द नेटिव की याद दिलाता है। उन्हें स्निग्धा का चरित्र बहुत भाया और उन्होंने मुझे इस बात के लिए झिड़की भी दी कि स्निग्धा को और स्पेस मिलना चाहिए था। प्रोफेसर मिश्रा सर ने दोनों उपन्यासों में मनोविज्ञान के उपयोग की प्रशंसा की। कभी कभी लेखक और कवि का अचेतन मन किसी पात्र के प्रति अतिरिक्त अनुराग से भर उठता है। आलोचक कहते हैं कि जॉर्ज बर्नार्ड शॉ नाटक मेजर बारबरा के मुख्य पात्र बारबरा के प्रति अतिरिक्त अनुराग से भरा हुआ था। शॉ का हृदय, मुझे लगता है कि गुनाहों के देवता की सुधा और गली आगे मुड़ती है कि किरण भी अपने अपने मानस पिताओं के लिए बहुत लाडली रही होगी। मेरे कथा साहित्य में बुरी स्त्रियों का एक महारण्य है जहाँ वे सूपनखा की तरह पुरुष को दुख की आग में झोंकती रहती हैं, किंतु मेरे कुछ स्त्री पात्र इतने प्यारे हैं कि वे लगभग वायवीय दिखते हैं। किंतु यदि हिंदी के पाठकों और आलोचकों ने मुझ पर न्याय किया
तो स्निग्धा का चरित्र अद्भुत होगा। बनानी जिस तरह बिरहातु सुल्तान की उत्तर कथा है, अंग्रेजी में लिखा जा रहा उपन्यास बनानी की उत्तर कथा होगी। स्निग्धा के पात्र ने मुझे इस तीसरे उपन्यास को लिखने को बाध्य कर दिया। ये भी कैसा संयोग है कि जब मैंने बनानी लिखना शुरू किया तो मैं ये नहीं जानता था कि आगे कैसे पात्रों को लेना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। मैं एक स्वतंत्र उपन्यास लिखना चाहता था, लेकिन एक ऐसी जटिल प्रक्रिया हो गई कि बिरहातु सुल्तान अपने आप इस उपन्यास से जुड़ता गया। और जब मैं आधा बनानी लिख चुका तो मुझे लगा कि मुझे स्निग्धा के चरित्र से न्याय करने के लिए स्निग्धा के बारे में एक और उपन्यास लिखना पड़ेगा, जो स्वतंत्र उपन्यास भी होगा और बनानी का सीक्वल उत्तर कथा भी होगा। बनानी जिस तरह बिरहातु सुल्तान की उत्तर कथा है, अंग्रेजी में लिखा जा रहा उपन्यास बनानी की उत्तर कथा होगी। स्निग्धा के पात्र ने मुझे इस तीसरे उपन्यास को लिखने को बाध्य कर दिया। यह द्रष्टव्य है कि अपने उन दोनों गुरुओं के प्रोत्साहन से मैंने बनानी के बाद जो उपन्यास ट्रायलजी उपन्यास त्रयी को पूरा बनाता है, वो तीसरा उपन्यास भी लिखना शुरू कर दिया है, जो फिलहाल अंग्रेजी में है और जिसका काम चलाऊ शीर्षक When the Poor Child Passion Falls Asleep है। बनानी के स्निग्धा अध्याय में स्निग्धा की माँ शांता सिंह अपनी पुत्री को धिक्कारती हैं। क्यों नहीं तू संजय के साथ भाग गई, जैसे संयुक्ता पृथ्वीराज के साथ भाग गई थी? क्या तू राजपूतानी नहीं है? तेरे प्यार में गहराई नहीं थी? शेम ऑन यू, तड़पा तड़पा कर मारा तूने मेरे बेटे को। मैं लालची थी, तेरी माँ थी, लेकिन तू तो संजय की प्राण प्रियतमा थी। क्यों नहीं कुमुद सिंह के साथ सगाई तोड़ दी? मेरे कुछ पाठकों ने बिरहातु सुल्तान पढ़कर इस बात पर आपत्ति जताई थी कि स्निग्धा की माँ शांता सिंह के प्रति भी मैं अधिक अनुदार हो गया था। बनानी में मैंने स्निग्धा की माँ की थोड़ी सी चर्चा की है। आई कोट, अब संजय की आंखें भी धुआं धुआं सी होती हैं। मैं माँ के जीवन की अंतिम घड़ियों की चर्चा करती हूँ। संजय के गालों पर आंसू गिरते हैं टपाटप। बनानी पृष्ठ 184। बनानी का पात्र असम एवं अन्य पूर्वोत्तर भारत में रह रहे उन हिंदू बंगालियों की त्रासदी को सामने लाता है जो भारत विभाजन के बाद एक अभिशप्त जीवन जीने के लिए विवश कर दिए गए हैं। कश्मीरी पंडितों की तरह पूर्वोत्तर भारत में रह रहे हिंदू बंगालियों के सामने जीवित रहने की स्थिति, सर्वाइवल भी एक बड़ी चुनौती है। लेकिन अब ये बहुत ही आश्चर्य की बात है कि पाकिस्तान से जो सिख, क्रिश्चियन और हिंदू भारत आए, उनको लेकर तो बहुत उपन्यास लिखे गए, पंजाबी में लिखे गए, हिंदी में लिखे गए, अंग्रेजी में भी लिखे गए, लेकिन कश्मीरी पंडितों के बारे में बहुत कम उपन्यास लिखे। इसी तरह असम में जो ईस्ट पाकिस्तान के जो हिंदू बंगाली रह रहे हैं, उनके सामने एक भयंकर क्राइसिस है, लेकिन उसकी चर्चा साहित्यिक स्तर पर नहीं होती, कम से कम हिंदी में नहीं होती। तो मैंने ये कोशिश किया है कि इतिहास का जो प्रभाव उन अभिशप्त बंगाली हिंदुओं के ऊपर पड़ता है, उसकी चर्चा भी मैंने बनानी में करने की कोशिश की है। जब मैंने प्रोफेसर इंदिरा गोस्वामी को अपनी टंकित प्रति पढ़ने के लिए भेजी, उन्होंने हिंदी बुक सेंटर के मालिक श्री अनिल वर्मा से इसकी संस्तुति भी की और इसके पूर्ववाक के लिए ये शब्द लिखे। आई कोट, बनानी उपन्यास में पूर्वांचल के मूर्धन्य साहित्यकार उदय भानु पांडे ने 20वीं सदी के उत्तरार्ध और 21वीं के प्रारंभिक काल से संबंधित बहुत सारे प्रश्नों को सार्थक ढंग से उठाया है। ये एक अनूठी प्रेम कथा भी है और उससे बढ़कर मानवीय संबंधों की सम्यक व्याख्या भी।
लेखक ने उन सारे कारणों को रेखांकित किया है जिनके तहत भारतीय परिवार और समाज अपचय और विघटन के कगार पर पहुंच गए हैं। ये कृति इस युग की अर्थ पिपासा पर एक अर्थपूर्ण टिप्पणी भी है। पूर्वांचल का परिवेश इसके माध्यम से सशक्त रूप से उभर कर आया है। इंदिरा गोस्वामी, आयन को। जब ये उपन्यास लिखा जा रहा था, मेरे डिफू के कई मित्रों सुभाष शुक्ला, अशोक पाल, डॉक्टर रिपुंजय काकती और डॉक्टर प्रफुल्ल कुमार नाथ और प्रोफेसर भवेश भुइया ने सगे भाइयों जैसा आदर, स्नेह और सहयोग दिया। इस उपन्यास के दो पात्र अनीश नंदी और डॉक्टर खाउंड क्रमशः अशोक पाल और डॉक्टर प्रफुल्ल कुमार नाथ से प्रेरित हैं। अंदर से झकझोर दिए जाने के बावजूद यदि मैं अपने पेशे और लेखन कार्य के साथ न्याय कर सका तो उसका श्रेय मेरे विद्यार्थियों और मेरे बच्चों को जाता है। मैं ये भी महसूस करता हूँ कि लेखक को खूब सेहतमंद होना चाहिए और कुछ सीमा तक निद्राजित भी। इन बुरे दिनों में अशोक पाल और सुभाष कुमार शुक्ला, इन दोस्तों ने सगे भाइयों जैसा स्नेह सम्मान दिया। बिरहा तो सुल्तान में स्निग्धा और सौम्या, दो मौसेरी बहनों का टकराव सामने आया था, किंतु बनानी में शची और सगी बहन को ही प्रतिद्वंदी मान बैठती है और सूपनखा की कलयुगी कार्बन कॉपी बन जाती है। यदि मुझे अपने पालन पोषण में वैष्णवी संस्कार न मिले होते तो दोनों बहनों को एक साथ संभाल पाना मुश्किल होता। यदि मेरे पाठकों को मुझसे कोई पूर्वाग्रह नहीं है तो इस बात को शर्तिया महसूस करेंगे कि अंग्रेजी साहित्य के ग्लैमर या 20वीं सदी की राक्षस संस्कृति इन दो नारी पात्रों के सृजन में मुझे अपने वैष्णवी संस्कारों से डिगा न सकी। मैंने बनानी और शची के चरित्र में उस विरोधाभास का प्रयोग किया है जो किसी कृति को अत्यंत मेलोड्रामेटिक बना देता है, किंतु बनानी में प्रेम कहीं भी मेलोड्रामेटिक नहीं है। यदि मैं अपने उपन्यास को हार्ट केक बनाना चाहता तो शची की शरीर सीमित बंध्या वासना को संजय के अधापतन का माध्यम बना सकता था। बनानी अध्याय के पृष्ठ 30 से 34 तक नायिका का स्वप्न और शची के बनाए 4 चित्रों की चर्चा है। बनानी की बहन शची पेंटर है और 4 उसके चित्र जो है बनानी देखती है, फिर उनकी चर्चा है उपन्यास में। बनानी अध्याय के पृष्ठ 30 से 34 तक नायिका का स्वप्न और शची के बनाए 4 चित्रों की चर्चा है। मर्यादित भाषा में इन पन्नों में 2 ऐसी नारियों के चरित्र की व्याख्या की गई है जो संजय के प्रति अनुरक्त हैं। बनानी का प्रेम आध्यात्मिक धरातल को नहीं छोड़ता, किंतु शची के बनाए 4 चित्र उसकी उद्दाम वासना के ऑब्जेक्टिव को रिलेटिव वस्तुपरक संयोजन बन जाते हैं। जब मैं इन चित्रों की योजना बना रहा था, मैंने अपने मित्र बीरेन सिंघा का काफ़ी वक्त जाया किया। अंतर्राष्ट्रीय ख्यात के चित्रकार और मूर्तिकार मित्र ने मुझे बताया कि उद्दाम काम भावना को व्यक्त करने के लिए गाढ़ा नीला रंग बहुत उपयुक्त है। उन्होंने ही बनानी उपन्यास का मुखपृष्ठ भी बनाया। बस शची नारी की आंखों में एक ऐसा भाव था, आई कोट, बस शची विदिन कोटेशन मार्क, नारी की आंखों में एक ऐसा भाव था जैसा पानी पीती हुई किसी शेरनी की आंखों में होता है, आयन कोट। ये कल्पना मेरी थी। संजय ये बात शायद समझता है कि शची की वासना केवल उसके प्रति है, इसीलिए उसकी तुलना शेरनी से की, अन्यथा अंग्रेजी उपन्यास कन्फेशंस ऑफ ए फेक ऑर्फन की तरह 2 स्त्री पात्रों की तरह फीमेल हाइना कहता हूँ। जब मैंने बिरहा तो सुल्तान में आईवी मुखर्जी के पात्र को प्रस्तुत किया, हिंदी साहित्य खासकर गल्फ साहित्य में बंगाली नारी की स्टीरियोटाइप घिसी पिटी अवधारणा को निरस्त किया।
बंगाली और एक सीमा तक असमिया नारियों में मातृत्व गुण अधिक होता है और इसीलिए मेरे गल्प साहित्य में बार बार बंगाली नारियां आती हैं। नदी के द्वीप और गली आगे मुड़ती उपन्यासों में अज्ञेय और शिव प्रसाद सिंह ने जैसे नारी पात्र दिए, उनके ठीक उलट मैंने अब तक लिखे पूरे गल्प साहित्य में जिन बंगाली स्त्री पात्रों की सृष्टि की वह आपको अवश्य अच्छी लगेंगी। यह बात और है कि ये बंगाली पात्र आदर्श प्रस्तुत नहीं है और उन्हें मैंने खिलौना नहीं बनाया है, जैसे डिकेंस और थैकरे अपने पात्रों को खिलौना बना लेते हैं। इस उपन्यास में संत्रासवाद विषय से बरतना बड़ा मुश्किल काम था। बस मुझे इस बात में आस्था थी कि हिंदू संस्कार घृणा से पूर्ण मुक्ति भले ही ना दिला सकें, किंतु हिंसा को सीमा से आगे नहीं जाने देते। अपने देश के दो प्रदेशों केरल और पश्चिम बंगाल में हिंदू अधिक परंपरावादी हैं, किंतु जब यहाँ साम्यवादी सरकारें आईं, शायद एक भी व्यक्ति को प्राण नहीं गंवाने पड़े। यही कारण है कि मैंने असम के उग्रपंथी संगठन को अधिक मानवीय दिखाया है। गल्प साहित्य में भाषा, शिल्प और विषय वस्तु की नवीनता उसका ग्लैमर बढ़ा सकती है, लेकिन मेरे लिए मनोवैज्ञानिक आधार पर सृजित पात्र ही किसी उत्कृष्ट कोटि के वास्तविक अवदान है। यदि मैं अपने 3 उपन्यासों और 4 कहानी संग्रहों को ठीक से याद कर सकूं, तो मुझे लगता है कि मैंने प्रलाप एक हत्यारे का सतवंती बाणी प्रकाशन दिल्ली कहानी में सुनीता नामक कुरूप स्त्री पात्र के अतिरिक्त किसी खलनायिका को भी बदसूरत नहीं बनाया। शायद मैं बदसूरती को बर्दाश्त ही नहीं कर सकता। पात्रों के मनोविज्ञान को समझना और उपयुक्त भाषा में उनको बढ़ने देना किसी भी लेखक का साहस धर्म अवश्य है। इसीलिए मैं ना ही कोई मैनिफेस्टो बनाकर लिखता हूँ और ना ही किसी भौतिक अथवा आध्यात्मिक दर्शन से अपनी कृति को आक्रांत करता हूँ। इन्हीं दोनों उपन्यासों की श्रृंखला में जो तीसरा उपन्यास लिखा जा रहा है वो अंग्रेजी में है। अंग्रेजी में इसलिए क्योंकि मुझे हिंदी का प्रकाशन जगत वशिष्ठी मन से ओतप्रोत लगता है और अंग्रेजी में यह विश्वास है कि कोई चीज़ लिख जाएगी तो उसके छपने की संभावनाएं बेहतर हैं। तो दोस्तों, शायद आप ऊब गए होंगे इस लंबी वक्तृता से। अब मैं कोशिश करूंगा कि बनानी के कुछ चुनिंदा अंशों का पाठ करूं। 2004 में हिंदी बुक सेंटर दिल्ली ने बनानी उपन्यास को प्रकाशित किया था। इनमें कुछ चीज़ों को मैं हाईलाइट करना पसंद करूंगा। बनानी बिरहात सुल्तान की तरह कई अध्यायों में बटा हुआ है। एक पात्र अपनी कहानी कहता है, उसके बाद दूसरा पात्र अपनी कहानी कहता है, फिर तीसरा पात्र, फिर चौथा पात्र। इस तरह से बिरहात सुल्तान में पूरी कथा वस्तु समेटी गई थी और बनानी में भी वही पद्धति अपनाई गई है। बस ये था कि बिरहात सुल्तान में पहला और अंतिम अध्याय था स्निग्धा का, लेकिन इसमें अंतिम अध्याय स्निग्धा का, पहला अध्याय बनानी का है। और बनानी जैसे पात्र का सृजन बहुत ही मुश्किल था। और फिर लोकेल जो चेंज हुआ, दिल्ली और बनारस और बलरामपुर को छोड़कर पूरा लोकेल शुरू हुआ असम और पूर्वोत्तर भारत से। तो मैं शुरू की कुछ पंक्तियां बनानी अध्याय से शुरू के कुछ पृष्ठ पढ़ना चाहूँगा। सबसे पहले संजय का घर, जो नायक है डॉक्टर संजय सिंह, उसका घर। बनानी अध्याय में बनानी अपनी कहानी कहती है। वो घर जितना सुंदर लगता था उतना ही उदास, एकदम अपने स्वामी की तरह। वो 2 टीलों पर बना हुआ था।
सामने के टीले पर एक सुंदर सा बगीचा था। फिर एक सीढ़ी हमें नीचे पहुंचाती थी, जहां एक दूसरा बगीचा था। समतल जमीन पर दोनों हिस्से पत्थर की एक सुंदर दीवार तटबंध जैसी दीवार से विभाजित थे, किंतु एक ही बगीचे के दो हिस्से से दिखते थे। नीचे वाले बगीचे में लगभग 100 गमले और मौसमी फूलों की क्यारियां थीं। ये दूसरा बगीचा घर के आंगन का काम करता था, क्योंकि वो 3 तरफ से दीवारों से घिरा था और उसी से जुड़ा था उस सुंदर बंगले का प्रवेश द्वार, जिसकी दोनों ओर दीवारें थीं। कई सालों बाद मैंने इस घर की दहलीज पर अपना कदम रखा था। बाबा कहते हैं, जब इसका भूमि पूजन हुआ था, मैं उनके साथ पहली बार यहाँ आई थी। उस समय मैं केवल 11 साल की थी। मुझे याद है, मैंने लखनवी परवल की 3 मिठाइयाँ खाई थीं, एक के बाद एक, और आगरे के पेठे की तरफ मैंने आँख उठाकर भी नहीं देखा था। ओ बनो, ये आगरे का पेठा है, तिनसुकिया का नहीं, खा इसे। संजय अंकिल ने एक हाथ से मुझे पकड़ा और एक हाथ से मेधा को, फिर हमारे मुंह में पेठा ठूंस दिया। पता नहीं क्यों अंकिल मुझे दुलार में बनानी ना कहकर बनो कहते थे। यह संबोधन मुझे ये आभास कराता कि मैं उनके पितृवत वात्सल्य की विशेष पात्र हूँ। पूजा से उठने के बाद सिंह अंकिल, मेरे बाबा और माँ के प्यारे दोस्त संजय बाबू अपनी 7 साल की बिटिया मेधा और मुझे साथ लेकर अपने बंगले पर चल दिए थे। मकान के साइड पर लगभग 50 लोग थे, जो मिठाइयाँ और प्रसाद खाने के बाद प्लास्टिक के ग्लासों में चाय पी रहे थे। अंकिल के इकलौते बेटे अंशुलदा अनुराग भूमि पूजन में नहीं आए थे। दून स्कूल में उनकी कोई परीक्षा चल रही थी। साइट पर आए सारे मेहमान यही बात कह रहे थे कि मिसेस सिंह के चेहरे पर आज हंसी वापस लौटी है। सिंह आंटी की सुंदरता उस पहाड़ी कस्बे में महागाथा बन चुकी थी। उन्हें हम बच्चे जीनत अमान कहते थे, हालांकि वह जीनत अमान से 21 थी। 2 बच्चों की मां बनने के बावजूद उनका गर्लिशनेस बरकरार था। चंपई गोरे रंग पर अक्सर वह काली साड़ी पहनती और पूरी बाहों के ब्लाउज में उनकी देह यष्टि अपने पूरे उभार पर होती। उनकी लखनवी हिंदी पर मेरी माँ फिदा थी और कहती, हे भगवान, इस सौंदर्य पर तो औरतें भी मर मिट जाएंगी। लेकिन आंटी मुझे तब भी अच्छी नहीं लगती थी। उनकी बिटिया मेधा मुझसे कहती, पापा मम्मी को देखकर क्या कहते हैं जानती हो? कितनी कड़ी रूप की ज्वाला। मेधा के बाल कटे थे और मेरे लंबे घने घुंघराले, और सिंह आंटी सौम्या जी अक्सर मेरे बालों को देखकर मुझे छेड़ती, सौतन के लंबे लंबे बाल हो राजा जी, उलझ मत जइयो, हमार कहाँ मानो राजा जी। या मुझे ये कहकर छेड़ती, पतली कमरिया लंबे केस बंगालिनिया। सौम्या आंटी मेधा को भी छेड़ती, पर उनका लहजा सख्त होता। चल कोयली, बाप ने सर पर चढ़ा रखा है, जा चाय बना ला, 3 कप स्मॉल माइंड यू, नहीं तो काट कर रख देंगे। मेधा जल भूनकर खाक हो जाती, पर मेधा मेरी माँ की लाडली थी। वह उसे देखते ही टैगोर की एक कविता पढ़ने लगती, मेघला दिन देखे चिलाम मैना पाड़ेर माठे, कालो में और कालो हरिन चौक। उस भूमि पूजन का दृश्य आज भी मेरे दिलो दिमाग पर छाया है। पूजा के लिए सौम्या आंटी और संजय अंकिल बैठे हैं। असमिया पुजारी कामरूपी स्वराघात में संस्कृत श्लोक पढ़ रहे हैं और अंकिल आंटी मुस्करा रहे हैं। आंटी का मुस्कराना बड़ा मनोहारी है, पर संजय अंकिल एकदम कार्तिकेय से दिखते हैं। भूरी उदास आंखों में आज एक चमक दिखी है। साथ ही माँ बाबा चुटकी लेते हैं, संजय बाबू बधाई हो, जितने सुंदर आप दोनों की जोड़ी है उतना ही सुंदर मकान भी बनेगा। जिस दिन बनकर तैयार होगा लोग देखते रह जाएंगे। फिर मैंने संजय अंकिल की आंखों में झांक कर देखा था, मेरे बाबा से भी ज़्यादा सुंदर। मैं उनकी आंखों को पीस ही रही थी कि सौम्या आंटी ने मेरी पीठ पर एक धौल जमाते हुए हंसकर कहा था, बस कर, घूर घूर कर देखना मेरे साहब को, नज़र लगा देगी ये बंगालिन।
बच्चे बड़े सौंदर्य प्रिय होते हैं मिसेस सिंह, लेकिन आप निश्चिंत रहिए, ब्रह्मा ने आपको अपने मन से बना है, कोई लड़की आपसे बाजी नहीं मार पाएगी। बाबा ने नाहले पर दाहला लगाया था। ठीक 95 वर्ष के कार्बी ईसाई गांधीवादी फादर जेमसन, जो घर का शिलान्यास करने आए थे, इस मजाक पर खिल उठे थे। लेट अस प्रेज द लॉर्ड, ही इज ग्रेट, आई कैन सी द फुल रिकॉन्सिलिएशन एंड द लॉर्ड्स बाउंटी। संजय अंकिल के लिए घर एक सपना था। ये घर उनके परिवार के लिए एक रक्षा कवच सा था। माँ बाबा प्रायः संजय सौम्या आंटी के बारे में बात करते रहते थे। बहुत बड़े बड़े झंझावातों के बाद ये घर बना था। बाबा ने इसको डिज़ाइन किया था, इन्होंने ही लोन का इंतज़ाम भी करवाया था और अपनी निगरानी में घर को एक ऐसा व्यक्तित्व प्रदान किया था जिसमें आभिजात, गंभीर, सहजता, किंतु थोड़ी सी उदासी भरी थी। एकदम संजय अंकिल की तरह उनका घर लगता था। ये घर आने वाले से जैसे कह रहा हो, अगर आए हो तो तुम्हारा स्वागत है, सर आंखों पर रहो। लेकिन मेरे आगोश में एक ऐसा गम है जिसको खुलकर बताया नहीं जा सकता। एक अपरिभाषित अवसाद, अ सर्टेन सेंस ऑफ मिस्ट्री। इस घर को देखकर मुझे बच्चन की एक पंक्ति याद आ गई थी, यहाँ लगता है कोई छोड़ गया है मन की गहरी पीर। लेकिन ये घर पूरे शहर की जुबान पर था। अब मैं थोड़ा और आगे बढ़ता हूँ। जब संजय के घर बनाने की बात होती है, बनानी के पिता चटर्जी बाबू उसकी बात वो करते हैं। पीले नहीं केवल लाल हो रहे हैं। मैंने मकान बनाने की राय दी है। ट्यूशन तो लेते नहीं, लेकिन मकान तो बनाना ही पड़ेगा, बाबा ने कहा। बहुत अच्छी बात है, कल से ही शुरुआत हो जाए। बालू और चिप्स गिट्टी का इंतज़ाम मौसा जी करेंगे, माँ ने खिलते हुए कहा था। और लोन का इंतज़ाम मैं करूँगा, बाबा बोले थे। अब बोलिए पंडित जी, क्या जीसस क्राइस्ट की तरह गृह विहीन ही रहना है? मेरे जैसा काहिल आदमी, अंकिल ने कहा था। वाह पंडित जी वाह, इतनी कम उम्र में पीएचडी सामवेद पर और इश्क की जंग फतेह की, लखनऊ के बेस्ट ब्यूटी घर ले आए और अपने को कहते हैं काहिल आदमी। बाबा ने माँ की तरफ मुस्करा कर देखा। मुझे याद है मेरे बाल तब तक बहुत लंबे हो गए थे और मैंने उन्हें सबके सामने ही संभालना शुरू किया। फिर संजय अंकिल ने अचानक ये कविता पढ़ी। यू नीड बट लिफ्ट अ पर्ल पेल हैंड and bind up your long hair and sigh, and all men's hearts must burn and beat, and candle like foam on the dim sand, and stars climbing the dew dropping sky, live but light your passing feet. फिर बाबा मुझसे मुखातिब हुए। देख बनानी शहरेर सब थे के सुदर्शन व्यक्ति तुम्हार प्रशंसा करे छे। देख बनानी शहर का सबसे सुदर्शन पुरुष तेरी प्रशंसा कर रहा है, बाबा ने मुझसे हंसकर कहा। फिर संजय अंकिल से पूछा, और इसे उर्दू में कैसे कहेंगे पंडित जी? संजय अंकिल ने छूटते ही कहा, दाग साहब इसे इस तरह कहते, तुमको आशुफ्ता मिजाजों की खबर से क्या काम,